हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तुष्णमल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विनय, अपर्णा, साहिल, वेदांत, अर्शी, राज। हेलो। अच्छा, क्या रिवाइज कर कर आए हैं हम लोग? पार्ट 1 को रिवाइज कर कर आए हो? गुड आफ्टरनून गरिमा, खुशी। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? एक मिनट। क्या मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, प्रॉपर? ओके, ग्रेट। गुड आफ्टरनून एलन मस्क, अंशिका, शैलेश, जसमीत कौर, जैनब। ओके, ग्रेट ग्रेट, रिवाइज किया है। ऑसम। अच्छा, आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं, विच इज कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। अगर आपने रिवाइज किया है तो बहुत मज़ा आगे आने वाला है। सो लेट्स डू अ क्विक सा रिकैप जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। रेडी हो सभी लोग? एवरीथिंग इज गुड? सो कैन वी स्टार्ट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सेक्शन नंबर 230। वहाँ पर वी हैव सीन पावर टू मेक कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। इट मीन्स कंपनी के पास पावर होती है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करने की। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कब होगा? व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट। अरेंजमेंट कब होगा? जब कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। ओके फाइन। कौन एप्लीकेशन भेज सकता है? कंपनी खुद, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, या लिक्विडेटर एप्लीकेशन भेजेंगे एनसीएलटी को और बोलेंगे कि हम कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करना चाहते हैं। एप्लीकेशन अकेली नहीं जाती है, एप्लीकेशन के साथ जाएंगे कुछ मटेरियल फैक्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी। ये आप एनसीएलटी को भेजोगे। एनसीएलटी फिर एक मीटिंग ऑर्डर करेगी, मीटिंग का नोटिस भेज दो सभी इंडिविजुअल्स को। कौन से फॉर्म में जाता है? CAA 2 में। साथ ही साथ आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को नोटिस भेजोगे CAA 3 में। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है देन रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 डेज के अंदर बताना वहां पर रहेगा। साथ ही साथ मीटिंग होने से एटलीस्ट 7 डेज पहले चेयरमैन को एक एफिडेविट सर्विस करना होता है। एंड साथ ही साथ में वहां पर एडवर्टाइजमेंट करना रहेगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एंड एक वर्निकुलर न्यूज़पेपर में। फाइनली मीटिंग होगी और मीटिंग में वोट्स होंगे। वोट्स इन पर्सन हो सकते हैं, प्रॉक्सी के थ्रू हो सकते हैं, पोस्टल बैलेट से हो सकता है। अच्छा, वोटिंग 1 मंथ के अंदर आपको करानी है, जब से एनसीएलटी ने यहाँ पर आपको मीटिंग ऑर्डर करी है। राइट, कब माना जाएगा कि वोट हो चुका है? कब माना जाएगा? जब मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स जो है मीटिंग में उन्होंने हाँ कर दिया है। एंड साथ ही साथ उन्होंने कितना होल्ड करके रखा है? 75% होल्ड करके रखा है। इधर मेंबर्स और क्रेडिटर्स, तो मान लिया जाएगा वोटिंग सक्सेसफुल हो गई है। फाइनली एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी आपको आरओसी को सबमिट करनी है 30 डेज में। एंड यस, हमारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो चुका है। राइट, तो हमारा सेक्शन नंबर 230 को मैं एक टिक मार्क कर देती हूँ। अच्छा, सेक्शन 230 के साथ ही एक और सेक्शन आता है पीछे पीछे, विच इज सेक्शन 231, विच सेज पावर टू सुपरवाइज द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। किसके पास पावर है? एनसीएलटी ने ऑर्डर तो दे दिया आपको कि तुम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करो, पर एनसीएलटी पीछे पीछे आता है और देखता है क्या तुम सही से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर पा रहे हो। वो सुपरवाइज करता है, कोई फर्दर डायरेक्शंस देनी होती है देता है। उसके बाद उसे लगता है पॉसिबल नहीं है, देन एनसीएलटी यहाँ पर ऑर्डर कर देगा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के लिए। राइट, ओके, 231 हो गया। 232 हम लोगों ने क्या देखा? मर्जर्स एंड अमलगमेशन। यहाँ पर बड़े प्रोसीजर से मर्जर एंड अमलगमेशन होता है। दो तरह से होता है। सबसे पहला, जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में मर्ज हो जाएगी तो किसी भी एक एंटिटी की यहाँ पर आइडेंटिटी लॉस्ट होती है। दूसरा तरीका होता है दोनों मर्ज होके एक नई एंटिटी यहाँ पर फॉर्म करती है। दीज आर द टू वेज ऑफ मर्जर्स एंड अमलगमेशन। पूरा सेम प्रोसीजर है सेक्शन 230 वाला। राइट, कुछ एडिशनल चीजें आपको देनी होती है। स्कीम ऑफ मर्जर्स एंड अमलगमेशन, वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको देनी रहेगी। एंड इसका क्या इफेक्ट होने वाला है मर्जर एंड अमलगमेशन का मेंबर्स और क्रेडिटर्स पे, बस ये बताना रहेगा। अदरवाइज सेम प्रोसीजर कौन सा है? सेक्शन 230 वाला रहेगा। ठीक है, चलो
नेक्स्ट हमने देखा सेक्शन नंबर 233। अच्छा 233 क्या बोलता है? मर्जर्स एंड अमलगमेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज। इसका एक और नाम है फास्ट ट्रैक मर्जर। टू और मोर स्मॉल कंपनीज, टू और मोर स्टार्टअप कंपनीज, स्मॉल कंपनी, एक स्टार्टअप कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी और एक होली ओन्ड सब्सिडरी जब ये मर्जर करना चाहती है तो इस सिंपल प्रोसेस से जा सकती है, विच इज सेक्शन 233, जो बोलता है मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज। यहाँ पे ये फास्ट ट्रैक मर्जर है, एनसीएलटी का यहाँ पर रोल नहीं होता है। राइट है यहाँ तक? अच्छा, क्या प्रोसीजर हमने यहाँ पर देखा था? सबसे पहले कंपनीज को एक स्कीम बनानी कि मर्जर अमलगमेशन करना चाहते, और ऑब्जेक्शन के लिए वो स्कीम आरओसी को, रेगुलेटरी अथॉरिटी को दे देगा। साथ ही साथ उसे मेंबर्स का अप्रूवल लेना है 90%, क्रेडिटर्स का 90% लोगों का अप्रूवल लेना है, और दोनों ही कंपनीज को एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बना के सबमिट करना होता है। राइट, आपने स्कीम भेज दी है, दो चीजें हो सकती है, ऑब्जेक्शन आया या ऑब्जेक्शन नहीं आया। अच्छा, ऑब्जेक्शन आता है तो कितने दिनों में आना चाहिए? 30 डेज में आना चाहिए। इफ इट ऑल आपकी ऑब्जेक्शन आया ही नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, तो जब से 30 डेज एक्सपायर हो रहे हैं वहां से 15 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन। अगैन अगर ऑब्जेक्शन आता है तो दो केसेस होते हैं ऑब्जेक्शन रिसीव्ड में। जो ऑब्जेक्शन है दे आर नॉट सस्टेनेबल, साथ ही साथ जो स्कीम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है तो 30 डेज के अंदर अंदर मर्जर का ऑर्डर दे देंगे। ये 30 डेज कहाँ से? जब से 30 डेज एक्सपायर हो रहे हैं वहां से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका जो स्कीम है दैट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, इन दैट केस आपको 60 डेज के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी रहेगी एनसीएलटी को। यहाँ पर एनसीएलटी को क्यों दे रहे हैं? अब बड़े रूट से आना पड़ेगा, सेक्शन 230 वाले रूट से। विद इन टाइम पीरियड अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो हम मान लेंगे ये क्या हो गया है, डीम्ड एक्सेप्टेंस हो चुका है। राइट, अच्छा, इसी में हमने केस लॉ देखा था। अगर यहाँ पर मर्जर एंड अमलगमेशन हो रहा है एक होल्डिंग कंपनी का और एक होली ओन्ड सब्सिडरी का, राइट, उस केस में यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग कोई भी तरह का अफेक्ट नहीं हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, एंड दैट इज वाई हम मीटिंग करना नहीं चाह रहे। विल इट बी वैलिड? 100% वैलिड होगा, बट उससे पहले आपको 4 सवाल पूछने रहेंगे। 4 सवाल क्या पूछने रहेंगे? कि यहाँ पर सच में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई अफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, हमारा मर्जर अमलगमेशन पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पर हो रहा है ना, और कौन से क्वेश्चंस थे? वी विल हैव अ लुक। ट्रिब्यूनल क्या पावर को सही से एक्सरसाइज कर रही है अगर वो होली ओन्ड सब्सिडरी है तो, एंड लास्टली आप देखने वाले हो क्या सही मैनर में हो रहा है, किसी की भी राइट्स अफेक्ट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये केस लो ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 से 3 बार आपके पास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है, सो मेक श्योर आपको ये पता हो। हमने फिर देखा सेक्शन 234। सेक्शन 234 क्या बोलता है? यहाँ पर आप फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं। इसका एक और नाम क्या था? जब आप फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज करते हो, एक और नाम क्या बताया था मैंने? क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। जब हमारी इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो रही, सेम प्रोसीजर सेक्शन 230 वाला, आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना है, राइट, एंड सेकेंड में मेक श्योर आपको पता हो कि पेमेंट कैसे हो रहा है, कैश में हो रहा है या कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हो रहा है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट था हमारा। लास्ट हम लोगों ने क्या देखा? सेक्शन नंबर 235 देखा, जहां पर हमने देखा हम शेयर्स परचेज कर रहे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के, हमारे पास पावर है। दो कंपनीज होती है, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वो होती है जो मर्ज होती है ट्रांसफरी कंपनी में। यहाँ पर अभी ट्रांसफरी कंपनी ऑफर करेगी ट्रांसफरर कंपनी को कि हम तुम्हारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, 4 मंथ्स के अंदर रिप्लाई करना होता है, राइट। अभी अगर 90% शेयर होल्डर्स ने हाँ कर दिया है, दिस ट्रांसफरी कंपनी हैज द पावर टू अक्वायर द शेयर्स ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। जो 10% शेयर होल्डर्स मना कर रहे हैं, आप उनके शेयर्स भी यहाँ पर ले सकते हो, आपके पास पावर है, एंड दैट इज वाई आप एक नोटिस भेजोगे कि हम आपके शेयर्स लेना चाह रहे हैं। ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स भी एनसीएलटी को नोटिस भेजेंगे, साथ ही साथ आप भी एनसीएलटी को नोटिस भेजोगे। एनसीएलटी जनरली ट्रांसफरी कंपनी के फेवर में ऑर्डर पास कर देता है और बोलता है कि आपको इनके शेयर्स ले लेने हैं एंड पेमेंट कर देना रहेगा। ठीक है, ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा था इन द लास्ट क्लास, दैट वाज द रीकैप। आज बेसिकली हम सेक्शन 236 से 240 पढ़ने वाले हैं, जो आपका पूरा सेक्शन का लिस्ट था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट देखेंगे एंड क्लास एक्शन सूट। सो शैल वी स्टार्ट? करें रेडी? चलो,
सेक्शन 236 की जो हेडिंग है वो बोलती है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। इट मीन्स एक कंपनी के पास पावर है, वो माइनॉरिटी के शेयर्स भी खरीद सकता है। ये क्या बोलता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव रेड अंडर सेक्शन 235। इसलिए दिल और दिमाग दोनों यही रहना चाहिए। अगर कोई पर्सन है जिसके पास ऑलरेडी 90% या उससे ज़्यादा शेयर्स है, मेरे पास ऑलरेडी 90% या उससे ज़्यादा शेयर्स है, मैं क्या चाहती हूँ जो 10% शेयर होल्डर्स हैं मैं उनके शेयर्स भी खरीदना चाहती हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन, कैन आई डू इट? एब्सोल्युटली आप ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा कोई पर्सन जो अकेला या मिलजुल कर 90% और मोर शेयर्स होल्ड करता है, वो ऑफर करेगा रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। किस वैल्यू पे खरीदना चाहोगे? ये वैल्यू बताएगा आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर। पर बेसिकली आपने ऑफर कर दिया रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जनरली शेयर होल्डर्स अग्री कर देते हैं, उन्हें पैसे दिए जाएंगे, उस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा और 60 डेज के अंदर अंदर सारे शेयर होल्डर्स को पैसा दे दिया जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जिसे कंफ्यूजन हो रहा है, दीदी सेक्शन 235 क्या था और 236 क्या है? तो एक बार फिर से सुनेंगे। 235 में आपके पास अभी शेयर होल्डिंग नहीं है, आप ऑफर कर रहे हो कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, फिर 90% या उससे ज़्यादा लोगों ने हाँ कर दिया है, तो आप बाकी लोगों के शेयर्स भी खरीद लोगे। यहाँ पर सेक्शन 236 में ऑलरेडी आपके पास 90% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, जो रिमेनिंग शेयर होल्डर से आप उनके शेयर्स खरीदना चाहते हो, वो भी किस प्राइस पे? जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा। और कितने दिनों में पेमेंट करना है? 60 डेज के अंदर पेमेंट करना रहेगा। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, तो इस मनी को यू हैव टू कीप इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है आपको यहाँ पर, और 60 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देना रहेगा। क्लियर है क्या ये? अच्छा, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, दीदी दीदी कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जो मना कर रहे होंगे कि हमें तो देना ही नहीं है, तो उन शेयर होल्डर को भी नोटिस दिया जाएगा, पर उन्हें भी अपने शेयर्स देने पड़ेंगे, उन्हें पेमेंट कर लिया जाएगा। सो आपको डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को भी नोटिस देना है कि हम तो आपके शेयर्स खरीदेंगे। यहाँ पर 236 दिमाग में जा चुका है। कैन वी प्रोसीड टू सेक्शन नंबर 237? सेक्शन 237 क्या बोलता है? मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। अभी पब्लिक इंटरेस्ट में काम कौन कराता है? पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पर काम कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी एक काम करते हैं, इन दोनों को मर्ज करवा देते हैं। क्वेश्चन आता है, मैम आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता क्यों है ऐसा? ऐसे ही टाइम पास, मजा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन दोनों को मर्ज करवा दो, क्यों बोलता है? लॉजिक क्या है उसके पीछे? तो लॉजिक ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा तब करता है जब उसे लगता है लॉस मेकिंग कंपनी है और ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इनका ऑब्जेक्ट भी सिमिलर है, क्यों ना इन दोनों को मर्ज करवा दिया जाए, सो दैट ये लॉस मेकिंग कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन आपका सेक्शन 237 अप्लाई होता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कंपनीज को मर्ज कर देता है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, यहाँ पर प्रोसीजर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस भेजेगा दोनों कंपनीज को, जिन कंपनीज को आप मर्ज करना चाहते हो। सो वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल, आपने 237 के अंदर नोटिस भेजा कंपनी 1 को और कंपनी 2 को। हो सकता है इन दोनों कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो ये कंपनी चाहे तो ऑब्जेक्शन कर सकती है, एनसीएलटी को बताएगी, एंड फाइनली हमारा एनसीएलटी यहाँ पर फाइनल ऑर्डर देगा। अभी इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, राइट? हमें ओवरव्यू समझ में आ गया है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्कीम प्रिपेयर करती है और दोनों कंपनीज को, जिस कंपनी को आप मर्ज करना चाहते हो, उन दोनों कंपनीज को आप यहाँ पर ड्राफ्ट स्कीम भेज दोगे, राइट? यहाँ पर हमने ड्राफ्ट स्कीम भेज दी। कंपनी चाहे तो कोई मॉडिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इसका ना टर्म चेंज करना है, ये मॉडिफाई करना है। जो भी मॉडिफिकेशन है कंपनीज हैव टू स्पेसिफाई विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने में आपको बताना रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्कीम को अप्रूव कर देगी,
अगर कोई कंपनी अग्रीव्ड है, वो नहीं चाहती थी, अभी अग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी, ट्रिब्यूनल में जाके अपील करेगी 30 डेज के अंदर अंदर। फाइनली आपका ट्रिब्यूनल फाइनल ऑर्डर पास करेगा एंड फाइनल ऑर्डर की कॉपी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख दी जाएगी। जो हेडिंग है गरिमा वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। एक बारी मेरे साथ देखो, सेक्शन 236 एंड 237 दोनों देखेंगे। देर इज नो नीड टू हरी, शांति से समझो। 236 बोलता है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। मैं माइनॉरिटी के शेयर्स परचेज कर रही हूँ। इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास मेजॉरिटी शेयर्स है, तो ऐसा कोई अक्वायर जो अलोन और अलोंग विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न 90% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है, वो एक ऑफर देगा टू परचेज द रिमेनिंग शेयर्स और टू द शेयर होल्डर्स। आपने ऑफर दे दिया है यहाँ पर। जैसे ही आपने यहाँ पर ऑफर दिया है, आपको उनका पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है एंड इट इज योर ड्यूटी टू मेक द पेमेंट विद इन 60 डेज। खत्म हो गया। अच्छा, किस प्राइस पे आप उनको पैसे दोगे? उस प्राइस पे दोगे जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने डिटरमाइन किया। रजिस्टर्ड वैल्यूअर बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होता है, जिसका कोई भी कंपनी से रिश्ता नाता यहाँ पर नहीं होता है, और वो पर्सन अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन यहाँ पर करता है। एम आई क्लियर ऑन सेक्शन नंबर 236? सेक्शन नंबर 237 बोलता है मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट। और पब्लिक इंटरेस्ट में कौन कराएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट में दोनों कंपनी का मर्जर अमलगमेशन करना चाहता है, उन कंपनीज को स्कीम भेज देगा, ड्राफ्ट स्कीम भेजेगा। इट मीन्स फाइनलाइज नहीं हुआ है। यहाँ पर मॉडिफिकेशंस आपको 2 मंथ्स के अंदर अंदर बताने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से उस स्कीम को अप्रूव कर देगा। इफ देर इज एनीवन जो कि अग्रीव्ड है, 30 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल के पास अपील करो, ट्रिब्यूनल फाइनल ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर की कॉपी आपको बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देनी है। एम आई वेरी क्लियर? यस यस भूमि लोधी, एकदम परफेक्ट है। अब क्लियर हो गया है। अब तो बहुत छोटे छोटे से सेक्शन से हमारे। सेम बात बोली, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा तब करेगा जब उसे लगता है इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन दे देगा ऑफिशियल गैजेट में, सो दैट सबको पता चल जाए ये दोनों कंपनीज मर्ज हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट साथ साथ और कौन से ऑर्डर देता है? अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है अगेंस्ट द ट्रांसफरर कंपनी, तो उसके लिए भी ऑर्डर पास कर देगा। सारे मेंबर्स और क्रेडिटर्स का कुछ इंटरेस्ट चला जाएगा ट्रांसफरी कंपनी में, और अगर कोई डिफरेंस है तो वहां पर वो कॉम्पनसेट नहीं होता है। अभी ट्रांसफरर कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर्स क्या चले जाएंगे? ट्रांसफरी कंपनी में चले जाएंगे। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स थी ट्रांसफरर कंपनी की, वो ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएगी। अगर कोई पर्सन भी अग्रीव्ड है तो वहां पर आप कॉम्पनसेशन के लिए ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो। अभी मैम ये कॉम्पनसेशन क्या है समझो। आप पहले ए कंपनी में थे, उस ए कंपनी में आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा था, आप बी कंपनी में आए, आपका इंटरेस्ट कम हो गया है, तो यहाँ पर बोला गया कोई भी कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा, हम आपको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। राइट? तो कॉम्पनसेशन की वजह से इफ यू आर अग्रीव्ड, आप एक एप्लीकेशन भेज सकते हो, आप अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल को। ठीक है बच्चा लोग, आपको स्पीड ज्यादा लग रही है क्या? इज द स्पीड फाइन या फिर स्पीड ज्यादा लग रही है? इफ एट ऑल अगर स्पीड लग रही है तो लेट मी नो, वी विल स्लो डाउन इट, बिकॉज मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि स्पीड ज्यादा है। लेकिन इफ यू आर फीलिंग इट तो मुझे बता दो, इज द स्पीड परफेक्ट या फास्ट लग रही है? एक बार कंफर्मेशन दे दो जरा। इट इज फाइन राइट? ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। इट इज फाइन राइट ना? ओके ठीक है थैंक यू। हो सकता है 1 या 2 मिनट का होगा गरिमा एंड खुशी, अभी सही हो जाएगा राइट?
Okay, let's move to the next section, that is section 238. section 238 यहाँ पर क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम. आप ऑफर ऑफ स्कीम को रजिस्टर करा रहे हो जिसमें लिख रखा है शेयर्स ट्रांसफर होंगे. वी ऑल नो देयर इज अ ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी हियर. ट्रांसफरर कंपनी इज गोइंग टू मर्ज इन द ट्रांसफरी कंपनी, राइट. अभी एक सर्क्यूलर होता है, एक ऑफर ऑफ स्कीम होती है जो आपको आरओसी के पास रजिस्टर करानी होती है. दिस ट्रांसफरी कंपनी इज गोइंग टू इशू दिस सर्क्यूलर टू द आरओसी, और आरओसी को बोलेगी आरओसी हम मर्ज होना चाहते हैं, आप क्या कर दो, हमारी स्कीम को रजिस्टर कर दो. सो दिस ट्रांसफरी कंपनी इज गोइंग टू सेंड द सर्क्यूलर, इज गोइंग टू सेंड द स्कीम टू द आरओसी, और आरओसी उसे रजिस्टर कर देगा. जैसे ही आरओसी के पास स्कीम आएगी, आरओसी क्या करेगा, उसे रजिस्टर कर देगा. अभी स्कीम फाइनली रजिस्टर हो चुकी है. ये रजिस्टर्ड स्कीम आपको भेजनी है शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी के पास. ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जिसकी हेडिंग भी यही बोलती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम. इस ऑफर ऑफ स्कीम को आपको रजिस्टर करवाना रहेगा. और किसके पास रजिस्टर करा रहे हो, मैम आरओसी के पास रजिस्टर करा रहे हैं. एज सून एज आरओसी रजिस्टर्स, हमने ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी भेज दिया. एज सिंपल एज इट इज, राइट. ठीक है, यस गौरव. नहीं नहीं गौरव, इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लॉस हो. यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्यों किया है बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट में किया है ये चीज, समझो मेरी बात को. अभी वो लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट. जिसको डाउट है कि मैम सेक्शन 237 में लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मर्ज होगी तो उससे तो लॉस होगा. इट इज नॉट नेसेसरी. यहाँ पर क्या होगा, अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी चलेगी तो एम्प्लॉयज का लॉस है, लेबर्स काम कर रहे हैं उसका लॉस है, साथ ही साथ कंपनी का कितना ज्यादा कॉस्ट चल रहा है. वही हमें पता है ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये इस लॉस मेकिंग कंपनी को फिर से प्रॉफिट में ला सकती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में करती है, एंड कई बार वो सक्सेसफुल मर्जर रह चुका है. ठीक है, स्कीम मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली जिसमें सारे पॉइंट्स होते हैं आपके मर्जर एंड अमलगमेशन के. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 239. 239 बोलता है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी. यहाँ पर कौन सी कंपनी की बात हो रही है, जो कंपनी अभी मर्ज हो रही है, जो कंपनी अभी अमलगमेट हो रही है, उसके बुक्स एंड पेपर्स का क्या हम उसके बुक्स एंड पेपर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसे आपको संभाल कर रखना रहेगा. तो यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, जो भी कंपनी मर्ज हो रही है, अमलगमेट हो रही है, उसके बुक्स एंड पेपर्स को आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो. इट मीन्स आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इफ यू वांट तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है एंड आफ्टर दैट ही आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो. अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी परमिशन देने से पहले किसी पर्सन को भेजेगा और आपके बुक्स एंड पेपर्स को यहाँ पर एग्जामिन करेगा. सो कभी भी अमलगमेटेड कंपनी जो है, जो कंपनी अमलगमेट हो रही है, यहाँ पर उसके बुक्स एंड पेपर्स डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे. डिस्पोज ऑफ करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देने से पहले ही मे अपॉइंट अ पर्सन टू एग्जामिन योर बुक्स एंड पेपर्स कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है आपके बुक्स एंड पेपर्स में, एंड आफ्टर दैट वो ऑर्डर्स पास करेंगे. ये किस कंपनी की बात हो रही है, जो कंपनी अमलगमेट हो रही है, जो कंपनी मर्ज हो रही है किसी दूसरी कंपनी में. एम आई क्लियर. बेसिकली बोलूं, अगर ये ट्रांसफरर कंपनी है, ये मर्ज हो जाएगी ट्रांसफरी कंपनी में, इसकी आइडेंटिटी तो लॉस्ट हो जाएगी. इस कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स को आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सो धीरे धीरे हम आ चुके हैं एकदम एंड पे, एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 240.
240 वाला सेक्शन क्या बोलता है? लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू मर्जर और अमलगमेशन। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछती हूँ, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी में मर्ज हो रही। इस ट्रांसफरर कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कुछ गलत काम किया है, कुछ ऑफेंसेस किया है, तो क्या उनकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी? क्या मर्जर के बाद विल इट कंटिन्यू या लाइबिलिटी भी चली जाएगी? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? ऐसे ऑफिसर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी जिन्होंने यहाँ पर कुछ ऑफेंस कमिट किया है, अब वो मर्ज हो गई है, तो क्या उनकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी आफ्टर मर्जर और नॉट? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, बताओ जरा। Yes, Piyush, it is the last section, but the chapter is not over yet. Chapter का और भी पोर्शन है। Yes, perfect, साहिल, गरिमा, प्रियांशी, ज्योति, लक्ष्य, हरमन, एकदम परफेक्ट। यस, इट विल कंटिन्यू। वही बात आपका सेक्शन 240 बोलता है, बिना पढ़ाए समझ गए तुम लोग तो ये जो लाइबिलिटी है आपके ऑफिसर्स की वो कंटिन्यू रहेगी। अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया, इट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द मर्जर और अमलगमेशन। मर्जर और अमलगमेशन हो भी जाता है तो भी उनकी लाइबिलिटी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। नहीं गौरव, मर्जर और अमलगमेशन दोनों में ही बुक्स डिस्ट्रॉय नहीं होगी विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Awesome, perfect. So here, can I say we have come to the end of our section. यहाँ पर आपके सेक्शन 230 to 240 हो चुके हैं कंप्लीट। So have a look in all these sections. ये सारे sections हमने यहाँ पर देखे हैं, जिसे हमने याद भी किया है विच सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन किस बारे में बात करता है। इसी तरह से लिस्ट आई विल इंसिस्ट यू कि आप बनाओ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक बार देखो, फिर साथ में रिवाइज करेंगे। चलो लेट्स सी। ग्रेट ग्रेट पीयूष, बहुत अच्छा किया आपने। कौन कौन से सेक्शंस हमने देखे थे? स्टार्टेड विद सेक्शन 230 से हम 240 तक आ चुके। जब इनिशियली वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, आपको लग रहा होगा कि मैम कैसे याद होंगे इतने सेक्शंस, एंड हियर वी आर, जहाँ पर आई होप कि आपने 90% सेक्शंस तो याद कर लिए होंगे। जो नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा सा डाउट है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज बोलना है, सिर्फ बोलना है, और बोलने में तो आप सब लोग एक्सपर्ट हो, ठीक है। किसी भी टाइम चिट चैट पंचायती बकर बकर हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। सेक्शन 230 था पावर टू मेक कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। सेक्शन 231 था पावर टू सुपरवाइज द कॉम्प्रोमाइजेज अरेंजमेंट। 232, 233 और 234 किससे रिलेटेड है? मर्जर्स एंड अमलगमेशन से रिलेटेड है। 232 बोलता है मर्जर्स एंड अमलगमेशन, 233 बोलता है मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज, जहां पर आपका फास्ट ट्रैक मर्जर आया है, भूलना मत इसे, राइट अच्छा 234 बोलता है मर्जर एंड अमलगमेशन विद फॉरेन कंपनी। 235 और 236 को साथ में ले लो। 235 क्या बोलता है? पावर टू अक्वायर द शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। 236 बोलता है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। 237 किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू अमलगमेट द कंपनीज एंड पब्लिक इंटरेस्ट। 238 में आप स्कीम को रजिस्टर करा रहे हो। 239 में आप प्रिजर्व करा रहे हो बुक्स एंड पेपर्स यहाँ पर। एंड 240 में लाइबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स क्या होगी? मर्जर्स एंड अमलगमेशंस के बाद। एकदम इजी पीजी हो चुका है क्या? एकदम इजी पीजी हो गया है? बता दो एक बारी, मजा आ गया है हमें? बेटा अगर आपके डाउट्स आंसर हो जाते हैं ना तो उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया करो, सो दैट मुझे पता चल जाए। ओके कंपनी लॉ में 80 स्कोर कैसे करें बताएंगे उज्जवल, डू नॉट वरी। चांदनी गुप्ता, उसके लिए एक बार आप प्लीज डीपीपी रेफर करो, ठीक है।
उसमें आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मजा आ गया है? कहना ही से कि थोड़े थोड़े सेक्शंस आपके दिमाग में जा चुके हैं। और थोड़े कैसे चले जाएंगे? जब घर पर ये सेक्शन लिस्ट बनाओगे, जब इससे रिवाइज करोगे, ठीक है। अभी वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओनली, जो बोलता है यहाँ पर आपका ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। ये क्या है? ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट है। बेसिकली ये ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट होता क्या है, ये कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं कर रखा है। सो वी विल हैव अ लुक, हम रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो, क्या बोला मैंने? दिस ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट इज नॉट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर रखा है दैट ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या होता है, वो मैं बताऊंगी। ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट बेसिकली मींस कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करता है ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वी विल टेक एन एग्जाम्पल। कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है, पर फिर भी कंपनी ने किसी को डिविडेंड नहीं दिया, किसी को डिविडेंड नहीं दिया। क्या ये गलत है? क्या ये एक्ट ऑपरेसिव है या मिस मैनेजमेंट किया क्या कंपनी ने? अकॉर्डिंगली क्या लगता है आपको? क्या लगता है? ये कंपनी है, ठीक है, गड़बड़ लिमिटेड, इसको प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ का, फिर भी डिविडेंड नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, ठीक है, किसी को भी डिविडेंड नहीं दिया है। डिप्रेशन का छोटा भाई ऑपरेशन, वाह वाह। क्या ये गलत है? गलत है। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। सीरियसली, कंपनी में 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, फिर से सोच लो, कंपनी में 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी किसी को डिविडेंड नहीं दे रही, ठीक है, तो क्या ये गलत है? क्या डिविडेंड देना कंपलसरी होता है क्या? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, क्या डिविडेंड देना कंपलसरी होता है? डिविडेंड चैप्टर सबने पढ़ा है, राइट? डिविडेंड पढ़ा है, डिविडेंड देना कंपलसरी है। क्या डिविडेंड देना ऑब्लिगेशन होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर ये गलत कैसे है? पहले तो मुझे ये बताओ जिसने ये आंसर दिया। क्या कर रहे हो बच्चा? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या अपन लोगों ने यहाँ पर? डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है, डिविडेंड चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये गलत कैसे हुआ? ये ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कैसे हुआ यहाँ पर? गलत नहीं है, राइट? थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दो, भावुक मत हो जाओ यहाँ पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखो, ठीक है। कुछ गलत नहीं है, ये सही है, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है। अभी गड़बड़ लिमिटेड में प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ का, इसने कुछ शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड दिया, पर कुछ शेयर होल्डर्स को, कुछ 15 शेयर होल्डर्स को इसने डिविडेंड नहीं दिया। इन लोगों को तो डिविडेंड दिया, पर कुछ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। अब क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? सोच समझ के आंसर देना। यस यस गरिमा। कुछ शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड दे रहे हो, पर कुछ को डिविडेंड नहीं दे रहे हो। इज इट रॉन्ग? डेफिनेटली ये गलत है। अभी जिनको आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो उनकी क्या गलती? डिविडेंड तो सारे शेयर होल्डर्स को इक्वली मिलता है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। ये गलत है। परफेक्ट गौरव, साहिल, लक्ष्य, एकशा, एकदम परफेक्ट, ये गलत है। और इस एक्ट को बोलेंगे ये एक्ट ऑपरेसिव है, और यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है। ये एक्ट कैसे ऑपरेसिव है? इन शेयर होल्डर्स के लिए जिनको आपने डिविडेंड नहीं दिया है। अभी समझ आया? तो इसे बोलते हैं ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेसिव एक्ट है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। कंपनी में ना लॉस हो रहा था, लॉस मेकिंग चल रही थी। अच्छा, लॉस होना कोई बुरी बात नहीं, लॉस हो सकता है। लॉस हो रहा था कंपनी में, फिर भी कंपनी ने बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट ले लिया, जिसको लेने से कंपनी डूब सकती थी, देयर आर हायर चांसेस, तो भी कंपनी ने वो रिस्की प्रोजेक्ट ले लिया है। क्या यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुआ है? क्या यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है?
डेफिनेटली यस, मिसमैनेजमेंट हुआ है। अरे यार, कंपनी को पता है कंपनी इस रिस्की प्रोजेक्ट को लेकर डूब सकती है, तो ये गलत है, यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो कैसे डिपेंड करता है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस। अबे जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जैसे कि ये कुछ शेयर होल्डर्स, इनके पास कुछ रेमेडीज होनी चाहिए, इनके पास कुछ सल्यूशंस होने चाहिए, और इनके पास क्या सल्यूशन है? अगर इन लोगों के साथ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो क्या सल्यूशन है? आप अप्लाई कर सकते हो एनसीएलटी को, आप एप्लीकेशन भेज सकते हो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। ठीक है, देखिए जरा, अभी यहाँ पर आती है एप्लीकेबिलिटी, कि कितने लोग होने चाहिए एप्लीकेशन भेजने के लिए। जिसके साथ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है, दे विल सेंड एन अपील टू द एनसीएलटी। टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स, मेंबर्स में यहाँ पर दो चीज होगी कंपनी में, या तो कंपनी में हैविंग शेयर कैपिटल, जहां पर कंपनी में शेयर कैपिटल है, या फिर ऐसी कंपनी होगी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, राइट? अच्छा, मेंबर्स है, हैविंग शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पर कितने लोग एप्लीकेशन भेजेंगे एनसीएलटी को? कम से कम इतने लोग तो होने ही चाहिए, या तो 100 मेंबर्स, या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, या फिर 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल इन वैल्यू। कितने होने चाहिए? ये लिमिट्स याद रखनी है, 100 मेंबर्स, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल जो कि वैल्यू में है, उसमें से विच एवर इज लोअर देखेंगे। वी विल टेक एन एग्जाम्पल, डू नॉट वरी। ठीक है, एक बार देख लो, हैविंग शेयर कैपिटल देख लिया। अगर कंपनी में नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो सब कुछ सॉर्टेड है। टोटल जितने भी मेंबर्स है उनमें से कम 1/5 को एप्लीकेशन भेजनी है, दैट इज 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ये लोग एप्लीकेशन भेजेंगे एनसीएलटी को। क्यों भेज रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन? क्योंकि इनके साथ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुआ है। टॉकिंग अबाउट हैविंग शेयर कैपिटल, 100 मेंबर्स, या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल। ठीक है, इसमें से विच एवर इज लोअर देखेंगे। मान लो कंपनी में टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 1000 है। ठीक है, इशूड कैपिटल इन वैल्यू जो है वो हम मान लेते हैं 2000 है। तो आप लोग कितने लोग एप्लीकेशन भेजेंगे तो एनसीएलटी एक्सेप्ट करेगा? हमें प्रोविजन पता है मैम, या तो 100 मेंबर्स होने चाहिए, ओके, या फिर 1/10 होना चाहिए ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल, राइट? इनमें से विच एवर इज लोअर। अच्छा, 100 मेंबर्स आ गया, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, 1000 का 1/10 कितना हो गया है? 100 हो गया है, राइट? ओके, 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल 200, विच एवर इज लोअर। क्या लोअर है यहाँ पर? 100। तो अगर एटलीस्ट 100 पीपल ने अपील भेजी एनसीएलटी को ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए, तो वो एक्सेप्ट कर दी जाएगी। इफ इट ऑल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होता, मान लो ये कंपनी कौन सी है? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है। ठीक है, तो अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो उस केस में क्या देखा था आपने प्रोविजन? 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल मेंबर्स 1000 है, 1000 का 1/5 करोगे, so 200 आपका परफेक्ट आंसर आएगा। वेरी गुड यार, ग्रेट, इंटेलिजेंट पीपल्स आर सिटिंग हियर, ग्रेट, क्लियर है? सो ये लोग अपील करेंगे, अपील कहाँ करेंगे? एनसीएलटी के पास अपील कर देंगे। अच्छा, तुम्हें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये कंपनी ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कर रही है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपील कर सकता है, यहाँ पर एनसीएलटी को बोल सकता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कब बोलेगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये जो एक्ट हो रहे हैं ये सही तरीके से नहीं हो रहे हैं,
दीज आर प्रिजुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उस केस में बोल सकते हो प्रिजुडिशियल टू मेंबर्स इंटरेस्ट, या तो प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, या कोई भी मटेरियल चेंज हुआ है मैनेजमेंट में। ये ग्राउंड से आप एप्लीकेशन भेज रहे हो एनसीएलटी को, ये ग्राउंड से इन बेसिस पे आप अपील कर सकते हो एनसीएलटी के पास। कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ हुआ, मेंबर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ सही नहीं है, या मैनेजमेंट में मटेरियल चेंज हो रहा है। और क्या ग्राउंड्स है, देखो, अगर जो भी पर्सन मैनेजमेंट में कंसर्न्ड है वो मेंबर खुद ही गिल्टी है, पर्सन्स कंसर्न्ड इन मैनेजमेंट यानी कि हो सकता है प्रमोटर, ठीक है, वो प्रमोटर खुद गिल्टी है, बोल रहा है हाँ हाँ हमने गलत किया है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपील करेगी एनसीएलटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कंपनी के अफेयर्स प्रिजुडिशियल है टू द मेंबर्स इंटरेस्ट, यानी कि मेंबर्स के हित में नहीं है, मेंबर्स को किसी न किसी तरह का डिसएडवांटेज यहाँ पर हो रहा है। एंड लास्टली, अगर कंपनी के अफेयर से कोई भी सीरियस इंजरी होती है शेयर होल्डर को, सीरियस इंजरी होती मतलब क्या, चोट वोट लग जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, नहीं है ना, सीरियस इंजरी होती है एज इन उनके लिए ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट यहाँ पर होता है। एक बार ग्राउंड्स को देखो जरा, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की गौरव एक ही कंडीशन है, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। क्लियर हो गया यहाँ तक, ग्राउंड्स देख लिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि मैंने बोला इन ग्राउंड में अपील कर सकता है, किसके पास, एनसीएलटी के पास आप भी अपील कर सकते हो। अच्छा, अभी आपने एनसीएलटी के पास अपील करी तो एनसीएलटी के पास कुछ पावर्स होती हैं, एंड देखेंगे हम क्या क्या पावर्स है ट्रिब्यूनल के पास टू इशू द ऑर्डर्स। जब ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये एक्ट प्रेजुडिशियल है, ऑपरेसिव है, पर कंपनी को वाइंड अप करना जस्टिफाइबल नहीं होगा, है ना, कंपनी को वाइंड अप करने का कोई सेंस यहाँ पर नहीं है, देन ट्रिब्यूनल विल पास सम ऑर्डर्स। ट्रिब्यूनल हैव द पावर कि वो यहाँ पर ऑर्डर पास कर देगा, राइट। अच्छा, क्या क्या पावर्स है ट्रिब्यूनल के पास टू इशू द ऑर्डर्स, ये पावर्स हमें पता होनी चाहिए दैट ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर्स होती है। सबसे पहला, अभी ट्रिब्यूनल को लग रहा है कंपनी को वाइंड अप करना जस्टिफाइबल नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा यहाँ पे टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के अफेयर्स को अब कौन रेगुलेट करेगा यहाँ पर, ट्रिब्यूनल रेगुलेट करेगा। ट्रिब्यूनल बताएगा कि कंपनी कैसे अभी रेगुलेट करने वाली है, कैसे यहाँ पर चलने वाली है। दूसरा, ट्रिब्यूनल शेयर्स परचेज कर सकता है, परचेज ऑफ शेयर्स बाय अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सही काम नहीं कर रहे, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उनके शेयर्स यहाँ पर परचेज कर देगा। अभी कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कौन होगा, आपके डायरेक्टर्स, आपके मैनेजर्स होंगे, इट मीन्स मिसमैनेजमेंट तो वही लोग कर रहे हैं। तो उनका जो अग्रीमेंट होता है, हमें पता है जब भी कोई पर्सन अपॉइंट होता है हम उन्हें एक अग्रीमेंट देते हैं, राइट, अग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो अग्रीमेंट है आप उसे मॉडिफाई करवा दोगे, इट मीन्स ट्रिब्यूनल अग्रीमेंट को मॉडिफाई करा देगा विथ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर या कोई भी पर्सन। और अगर वो चले जाते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, तो उस रिमूवल के लिए उन्हें कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर गरिमा मैनेजिंग डायरेक्टर थी, ठीक है, गरिमा वॉज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, और पता चलता है कंपनी में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अभी कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है कि जो 5 इयर्स के लिए गरिमा मैनेजिंग डायरेक्टर थी, अभी अग्रीमेंट मॉडिफाई कर रहे हैं, आपको इसी टाइम रिमूव कर रहे हैं हम लोग, तो अब उससे निकाला जा रहा है 2 साल में, उसका उसे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, उसका लॉस ऑफ ऑफिस हो गया, ऑफिस से जाना पड़ा पर उसका कोई कॉम्पनसेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो वही बात होगी, एक तो चोरी हो रही है इस कंपनी में, दैट इज, एक तो आप खुद गलत कर रहे हो, आप खुद मिसमैनेज कर रहे हो,
ऊपर से आपको कॉम्पनसेशन भी चाहिए तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर सेटिंग असाइड या कैंसलेशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट प्रेफरेंसेस गिवन टू लास्ट 3 months बिफोर एप्लीकेशन। देखो कंपनी ना बड़ी चालाक सी होती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कुछ फ्रॉड्यूलेंट प्रेफरेंसेस करती है। अभी दीदी फ्रॉड्यूलेंट प्रेफरेंसेस मतलब क्या हो सकता है, कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, वो उसे अपने जान पहचान वाले लोगों को सेल कर देती है, वो भी बहुत कम प्राइस में। प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, अब सिर्फ और सिर्फ 50 लाख में सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर सेल तो हुआ है पर फ्रॉड्यूलेंट तरीके से आपने किसी और को प्रेफरेंस दिए। ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन है फ्रॉड्यूलेंट प्रेफरेंसेस वाले, जो एप्लीकेशन से जस्ट 3 महीने पहले हुए, आप उसे सेट असाइड करोगे या उसे कैंसिल कर दोगे जो लास्ट 3 months में हुआ है। ट्रिब्यूनल मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या डायरेक्टर को यहाँ पर रिमूव कर देगा, ठीक है। आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, ट्रिब्यूनल अपना कोई पर्सन, अपना कोई डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट कर देगा। इस मैनेजिंग डायरेक्टर ने, डायरेक्टर ने या मैनेजर ने कोई गलत तरह से गेन लिया है, जिसे हम बोलते हैं अनड्यू गेन, ठीक है, गलत तरह से गेन किया है, प्रॉफिट लिया है, तो उससे रिकवर किया जाएगा। एंड लास्टली पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी। ये कुछ ऑर्डर्स है जो आपका ट्रिब्यूनल इशू करता है। अच्छा, एक बार देखेंगे पूरे ऑर्डर्स को। सबसे पहले दीदी अफेयर्स को रेगुलेट कर रहा है, शेयर्स परचेज कर लेगा दूसरे मेंबर से, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और डायरेक्टर से रिलेटेड उनके अग्रीमेंट मॉडिफाई कर देगा, राइट, उन्हें रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अगर कोई अनड्यू गेन हुआ तो वो रिकवर कर लिया जाएगा। एनसीएलटी अपना एक पर्सन अपॉइंट करेगा, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर होगा, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। कोई फ्रॉड्यूलेंट प्रेफरेंस हुआ है लास्ट 3 months में, उसे सेट असाइड किया जाएगा। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैनेजर को निकाला जाता है, अगर मैनेजर को रिमूव किया जाता है, क्या कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या? फॉर लॉस ऑफ ऑफिस कोई कॉम्पनसेशन यहाँ पर मिलेगा? ट्रिब्यूनल कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देगी। दीज आर द ऑर्डर्स जो ट्रिब्यूनल पास कर सकती है इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। अच्छा, कोई डाउट है हमें यहाँ तक? ठीक है ठीक है चांदनी, मैं बता दूंगी, डो नॉट वरी। प्रेजुडिशियल मतलब नॉट इन द इंटरेस्ट, उनके हित में नहीं है साहिल, ठीक है। परफेक्ट, ग्रेट, ऑसम। नहीं नहीं नहीं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। क्या ये ऑर्डर्स दिमाग में चले गए हैं? क्या हम 5 to 6 ऑर्डर्स तो एटलीस्ट रिकॉल कर पा रहे हैं वो क्लास के अंदर ही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक रूल आया है विच इज़ मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। ये क्या बोलता है? वी ऑल नो कि कंपनी में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजॉरिटी से लिया जाता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम सबकी क्लास में मैंने पूछा तुम लोगों से कि मैं फ्राइडे को टेस्ट लेना चाहती हूँ, क्या आप अग्री कर रहे हो? टोटल क्लास में लेट्स अज्यूम 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 में से 52 ने बोल दिया हाँ हाँ मैम हम अग्री कर रहे हैं, आप टेस्ट ले लो। लेकिन जो बाकी के बच्चे थे उन लोगों ने क्या मना कर दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं टेस्ट लूंगी या टेस्ट नहीं लूंगी? लूंगी या नहीं लूंगी? मैम मेजॉरिटी ने हाँ कर दिया है ना, तो फिर तो आप टेस्ट लोगे ही। बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे ही अगर मैं बोलती हूँ कि तुम्हें मैं घुमाने ले जा रही हूँ, क्या तुम अग्री करोगे? अच्छा, 80 स्टूडेंट्स ने हाँ कर दिया, 20 ने मना कर दिया है, क्या मैं वो काम करूँगी? डेफिनेटली, क्योंकि मेजॉरिटी ने हाँ कर दिया है यहाँ पर, राइट। तो वही चीज़ कंपनी में भी होती है। अगर मेजॉरिटी किसी चीज़ को हाँ कर देता है तो वहाँ पर कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। एंड बेसिकली बोला गया है अगर मेजॉरिटी ने कोई काम यहाँ पर अप्रूव किया है देन कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर, वहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, वहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ओ माय गॉड, यार मुझे पता नहीं था तुम लोग इतने सिंसियर हो। हाँ,
सब रेडी हो टेस्ट के लिए? अगर फिजिकल क्लासेस होती तो डेफिनेटली टेस्ट लेती मैं तुम्हारा, पर अभी ऑनलाइन में तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल, मैं देख भी नहीं पाऊंगी तुमने क्या आंसर्स लिखे हैं, राइट? अच्छा, आर्यन बोल रहा है मैम घूमने चल सकते हैं पर टेस्ट नहीं देना है। चलेंगे चलेंगे, घूमने भी चलेंगे, तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब मिलेंगे, राइट? अच्छा ठीक है, हमारा ये चीज, तो ये क्या समझ आया कि अगर मेजॉरिटी ने किसी काम के लिए हाँ कर दिया है तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, ये माइनॉरिटी कुछ कर सकती है क्या? ये जो 20 बच्चे मना कर रहे थे, अब ये कुछ कर सकते हैं क्या? ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर हमने देखा अगर मेजॉरिटी किसी काम को हाँ करती, इवन इन द केस ऑफ कंपनी, अगर मेजॉरिटी ने कोई काम को हाँ किया है, किसी चीज को डिसाइड किया है, कंपनी विल, द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर, एंड द सेम इज डिसाइडेड इन द केस ऑफ फॉस वर्सेस हार्बॉटल। ये क्या है? ये एक केस लॉ है जिसमें डिसाइड हुआ था अगर मेजॉरिटी ने कोई डिसीजन ले लिया है तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। और वहां से ही एक प्रिंसिपल आया, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। कौन इंटरफेयर नहीं करेगा? द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर, कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है? ये आया हमारे फॉस वर्सेस हार्बॉटल में। यस, मेजॉरिटी विंस ऑलवेज, और मेजॉरिटी की चीजों में, कंपनी में भी अगर मेजॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है तो वहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बोलता है आपका केस लॉ फॉस वर्सेस हार्बॉटल। क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय द कोर्ट इज लेड डाउन दैट नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय अ मेंबर। कोई भी मेंबर अगेंस्ट द डायरेक्टर्स एक्शन नहीं ले सकते अगर मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया। सेकेंडली, अगर कंपनी के साथ गलत हो रहा है, एंड बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो कंपनी जाएगी और कंपनी विल बी द राइट पर्सन उनके लिए कुछ बोलने के लिए, राइट? तो ऐसा कुछ हुआ है अगेंस्ट द डायरेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्ग एलेज टू बी कमिटेड टू अ कंपनी। अगर कंपनी के साथ गलत हो रहा है तो कंपनी इटसेल्फ इज द प्रॉपर पार्टी जो यहाँ पर एक्शन लेने वाली है। अच्छा, इनिशियली बोला गया हर एक मेंबर की इक्वल राइट होती है दूसरे सभी मेंबर्स के साथ। यहाँ पर जो भी मेंबर्स की राइट है वो सेम रहेगी सेम क्लास में। सेम क्लास मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से तो सेम है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर से तो यहाँ पर सेम राइट्स रहती है कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। डेफिनेटली आपको ये नहीं बोला जाएगा कि फॉस वर्सेस हार्बॉटल एक्सप्लेन करो, लेकिन जब भी पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस तो वहां पर आपको एक रेफरेंस दे देना है कि इस केस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता एज डिसाइडेड इन द केस लॉ ऑफ फॉस वर्सेस हार्बॉटल। तो बस ये केस लॉ का नाम याद रखना और इसका कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए, राइट? अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? यहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे? सबसे पहला एडवांटेज हो जाएगा रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। एज वी हैव सीन अभी केस में कि अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ, कंपनी इटसेल्फ इज द राइट पार्टी फॉर सच एक्शन। कंपनी को ही एक्शन यहाँ पर लेना रहेगा। इट मीन्स कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है यहाँ पर, तो कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है? सेकेंडली, नीड टू प्रिजर्व राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड। हमें प्रिजर्व करना है दैट मेजॉरिटी कुछ भी डिसीजंस ले सकते हैं, और साथ ही साथ मान लो मेजॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया वो उसे रेक्टिफाई कर सकते, बाद में चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ प्रिजर्व करनी है दैट मेजॉरिटी के पास राइट रहेगी हमेशा डिसाइड करने की। अच्छा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल सूट्स अवॉइडेड। इसका मतलब क्या रहेगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल सूट्स अवॉइडेड। अभी मान लो कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स, राइट? 1000 में से मेजॉरिटी ने हाँ कर दिया, लेट अस अज्यूम 600 शेयर होल्डर ने हाँ कर दिया, बाकी 400 शेयर होल्डर्स अग्री नहीं कर रहे हैं, तो हर एक शेयर होल्डर क्या करेगा? एप्लीकेशन भेजेगा। तो ऐसे तो बहुत सारे फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब समझ लो वर्थलेस, ठीक है?
बहुत सारे सूट्स चले जाएंगे, बहुत सारे केस फाइल हो जाएंगे और कोर्ट में बहुत सारे केसेस रहेंगे। लेकिन हमने साफ साफ पहले ही बता दिया कि जो मेजॉरिटी ने डिसाइड किया है वही होने वाला है। तो जो बहुत सारे मल्टीपल केस आने वाले हैं, मल्टीप्लिसिटी होती फ्यूटाइल केसेस की, वो यहाँ पर अवॉइड हो जाएगी, राइट। अभी क्लियर हुआ थर्ड पॉइंट हमें। नेक्स्ट बोलता है लिटिगेशन एट सूट ऑफ अ माइनॉरिटी फ्यूटाइल इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश इट। अच्छा, फिर भी कुछ माइनॉरिटीज केस फाइल करेंगे तो माइनॉरिटी का केस फाइल करना एकदम फ्यूटाइल रहेगा अगर मेजॉरिटी चाहते ही नहीं है, क्योंकि होगा तो वही जो मेजॉरिटी विश करता है। मेक श्योर आपको ये हेडिंग्स पता हो, पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि क्या क्या एडवांटेजेस है। प्लीज गिव इट अ रीड, एक बार देख लो। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। यही सेम चीज है हमारे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में। इसका मतलब होता है that the affairs of company are being conducted in a manner that is oppressive and biased है against the minority shareholders or any member or members of the company। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ क्या एप्लीकेबिलिटी है। अब हम एक नया सा चीज देख रहे हैं, दैट इज क्लास एक्शन सूट। अभी क्लास एक्शन सूट होता क्या है यहाँ पर। अच्छा, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में कौन अपील कर सकता है एनसीएलटी के पास। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में वी हैव सीन कि मेंबर्स अपील कर सकते हैं एनसीएलटी के पास। लेकिन अगर मान लो डिपॉजिटर्स जो हैं जिन्होंने डिपॉजिट किया है उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कैसे अपील करेंगे। एंड इसीलिए यहाँ पर पिक्चर में आया है क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट क्या बोलता है, जब एक कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका सेम कंप्लेन है तो वो साथ में आकर एक केस फाइल करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लास एक्शन सूट। यहाँ पर कंपनी के खिलाफ मेंबर्स का भी कंप्लेन है, डिपॉजिटर्स का भी कंप्लेन है, तो वो कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल केस फाइल यहाँ पर करेंगे। नॉर्मल से एग्जाम्पल समझते हैं, स्कूल्स में जाएंगे, स्कूल लाइफ में आ जाओ सभी लोग। अभी स्कूल में मान लो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्लास से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, 25-30 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। अब हर एक बच्चा अलग अलग जाएगा प्रिंसिपल के पास और कंप्लेन करेगा। इससे बेटर क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ पीपल जाओ जिनका सेम कंप्लेन है और साथ में कंप्लेन यहाँ पर आप फाइल कर दोगे। ध्यान रखना, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए था, इट वॉज ओनली एंड ओनली फॉर द मेंबर। लेकिन क्लास एक्शन सूट डिपॉजिटर्स के लिए भी होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इज ओनली फॉर मेंबर्स बट क्लास एक्शन सूट डिपॉजिटर्स के लिए भी यहाँ पर होता है। इट मींस यहाँ पर भी हम अपील कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते रहेंगे। बिल्कुल, अगर लॉ की लैंग्वेज में आप देखो तो क्लास एक्शन सूट एक लॉ सूट है वेर अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन इंटरेस्ट, जिनका कॉमन इंटरेस्ट है वो अप्रोच करेंगे ट्रिब्यूनल को टू स्यू, केस फाइल करने के लिए। यहाँ पर मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस प्रोविजन का, सो दैट माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड रहे, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो अगर माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो। अभी जैसे आपने एप्लीकेबिलिटी देखी थी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में, वैसे ही क्लास एक्शन सूट में भी हम देखेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, राइट। अच्छा, कौन अप्लाई कर सकता है उसके लिए मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए प्यारा सा फ्लो चार्ट, सो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
अगर आप मेंबर हो, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, दो चीजें आएगा कंपनी में, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हमेशा बहुत सिंपल सा रहता है, दैट इज 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। एग्जाम्पल अगर लूं, टोटल 2000 मेंबर्स है तो 1/5 किसका कर दो, 1/5 कर दो 2000 मेंबर्स का, दैट इज 400 मेंबर्स अप्लाई करेंगे क्लास एक्शन सूट के लिए। ठीक है। अच्छा, हैविंग शेयर कैपिटल है तो यहाँ पर क्या है, 100 मेंबर्स या फिर 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या बोला मैंने, 100 मेंबर्स या फिर 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जिनके पास कितना शेयर कैपिटल होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो 2% ऑफ इशूड कैपिटल, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो 5% ऑफ इशूड कैपिटल, विच एवर इज लोअर। ये है आपका एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन। सो हैविंग शेयर कैपिटल में 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जिनके पास कितना होल्ड कर रखा है, लिस्टेड है तो 2% और अनलिस्टेड है तो 5% आपने होल्ड कर रखा है। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है आपको चार्ट के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है? देन वी विल प्रोसीड टू डिपॉजिटर्स। परफेक्ट, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है? डिपॉजिटर्स के लिए बोला गया है आप या तो 100 डिपॉजिट होल्डर्स होने चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं, डिपॉजिट होल्डर्स, या तो 100 डिपॉजिट होल्डर्स हो या फिर 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स। एक ही बात है, अगर मैं डिपॉजिट होल्डर बोलूँ या डिपॉजिटर्स बोलूँ, 100 डिपॉजिटर्स या फिर 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स, और या फिर 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पर 5% आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का है, टोटल जितना डिपॉजिट है उसका 5%, ऊपर था 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स, उसका 5% था, और नीचे है 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। इनमें से विच एवर इज लोअर वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्लास एक्शन सूट। आई टोटली अग्री कि मैम बहुत सारे नंबर्स है यहाँ पर, कैसे याद होगा हमें। तो जैसा अपने चार्ट्स बनाते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, इन द सेम वे आपको भी चार्ट बनाना रहेगा। अगर आप खुद चार्ट यहाँ पर बनाओगे, राइट, मैंने तो सिंप्लीफाई कर दिया है, बट जब आप अपने हाथों से लर्न कर कर चार्ट बनाओगे और उसे वॉल पर पेस्ट कर दोगे तो आते जाते आपको बार बार वो चार्ट दिखेगा और नंबर्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी ऐसा इसका कोई टेक्निक तो है नहीं जो मैं आपको दे दूं कि ये पी लो और लर्न हो जाएगा, है ना, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कैन वी प्रोसीड? अच्छा, क्लास एक्शन सूट में जैसे कि मैंने चार्ट बनवाया है, यहाँ पर लिख भी रखा है लैंग्वेज फॉर्म में, अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज पढ़ना हो तो लैंग्वेज फॉर्म भी मैंने यहाँ दे रखा है आप लोगों के लिए। क्लास एक्शन सूट की ही बात कर दी जाए तो बोला गया है एनसीएलटी इन लोगों का क्लास एक्शन सूट यहाँ पर एडमिट कर देगा, और जो भी सिमिलर क्लास एक्शन सूट है ना, जो भी एक जैसे क्लास एक्शन सूट है ना, यहाँ पर उन्हें कंसोलिडेट कर दिया जाएगा सिंगल एप्लीकेशन में। अच्छा, इसका और इसका प्रॉब्लम सेम है तो एक ही एप्लीकेशन दे दो, एक में ही कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। क्यों गरिमा? अच्छा, ऐसा है तो आप कहीं और चार्ट लगा दो, पेस्ट मत करो, उसे डबल साइडेड टेप से लगा दो। ठीक है। अच्छा, दो क्लास एक्शन सूट जिसका सेम इशू है, सेम प्रॉब्लम है, वो अलाउ नहीं होगा। अभी मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को सेम प्रॉब्लम है, दोनों अलग अलग क्लास एक्शन सूट दे रहे हैं, तो इट विल नॉट बी अलाउड, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एनसीएलटी क्या करेगा, सारे सिमिलर क्लास एक्शन सूट को कंसोलिडेट कर देगा एक सिंगल एप्लीकेशन में। अच्छा, जो भी कॉस्ट होगा क्लास एक्शन सूट का उसे कंपनी बियर नहीं करेगी, इट विल नॉट बी बियर बाय द कंपनी या अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो पर्सन अप्लाई कर रहे हैं वही बियर करेंगे, या फिर जिसकी गलती होती है उनसे कॉस्ट रिकवर यहाँ पर कर दी जाती है।
ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए क्या बोला गया है यहाँ पर? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एक और नाम है मेजॉरिटी रूल और एक और नाम है रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, सब कुछ एक ही है यहाँ पर। अच्छा, इसको बहुत ध्यान से सुनना। If the decision of director approved by the majority shareholder or rectified by the majority shareholder, then court will not interfere. क्या बोला मैंने? अगर डायरेक्टर ने कोई डिसीजन दिया विच वॉज अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी शेयर होल्डर या मेजोरिटी शेयर होल्डर ने उसे रेक्टिफाई कर दिया है, तो क्या कोर्ट इंटरफेयर करेगा? कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा यहाँ पर। जो भी डिसीजन मेजोरिटी ने लिया है, अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी के इंटरेस्ट में है, वहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। पर समझो, अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर कोई डिसीजन ले लेते जो कंपनी के ऑब्जेक्ट के ही बाहर है, कंपनी के अल्ट्रा वायरस है, तो वहां पर कोर्ट बोलेगा अब तो तुम गए बच्चू, अब हम यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे। क्लियर है क्या ये चीज? क्या ये क्लियर है? अच्छा, ये डिपॉजिट होल्डर्स वाला पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया लैंग्वेज में भी है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जॉइंट डिपॉजिट होल्डर्स को हम सिंगल ट्रीट करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, रिक्वेस्टेड मेंबर्स ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, जितने मेंबर्स चाहिए थे उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल कर दी है, अब भले आप बाद में विड्रॉ करो, इवन तो अगर आप सब्सिक्वेंट विड्रॉल यहाँ पर करते हो तो वो एनसीएलटी कंसिडर नहीं करेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 100 मेंबर्स चाहिए थे, 100 मेंबर्स ने एप्लीकेशन फाइल कर दी और बाद में 10 मेंबर्स हैव सब्सिक्वेंटली withdrawn their application, then NCLT will not consider, उनका withdrawal consider नहीं करेगा। हम मान लेंगे कि requisite मतलब क्या होता है? required number of members, जिनकी जरूरत थी उन्होंने ही एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल की है। क्या ये क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके मॉड्यूल के, देन दैट वी विल सी। चलो जरा देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके मॉड्यूल के। द फर्स्ट वन इज ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये क्या है? ऑल्टरेशन हुआ है आपके मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में। एक बारी मेरे साथ लिख दो, देन आफ्टर दैट लिख लोगे, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन हो रहा है यहाँ पर। किसके कहने पर ऑल्टरेशन हो रहा है? ट्रिब्यूनल, यानी कि आपके एनसीएलटी ने, ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर को पास करने की वजह से हमारी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स यहाँ पर ऑल्टर हो रहे हैं, राइट? देन इन दैट केस the company will not have any power. Please guys write it. एक बार लिख दो इसे। will not have any power, कोई भी पावर नहीं रहेगी, to alter without the leave of tribunal. It will have same effect they have duly made by the company. अच्छा, क्या है ये चीज?
सुनो चीज को, क्या बोला है, ऑल्टरेशन हो रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और ऑल्टरेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है। जब मैंने आपको बताया था द ट्रिब्यूनल हैव द पावर टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वहां पर ट्रिब्यूनल बोल सकता है कंपनी को कि अपने मेमोरेंडम और अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करो। इफ इट ऑल ट्रिब्यूनल हैज मेड द ऑर्डर टू ऑल्टर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, तो उस केस में कंपनी के पास पावर नहीं है, कंपनी फिर से उस चीज को ऑल्टर नहीं कर सकती है बिना ट्रिब्यूनल की अप्रूवल के। ठीक है, मान लो ट्रिब्यूनल ने बोला था कि अब आप ये वाला बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऑल्टर हो गया मेमोरेंडम। आप ऐसा नहीं फिर से मेमोरेंडम ऑल्टर कर दो और हम बोलेंगे हम ये वाला बिजनेस करेंगे। सो अगर एक बार ट्रिब्यूनल हैज ऑल्टर्ड योर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, द कंपनी डज नॉट हैव एनी पावर टू ऑल्टर इट अगेन विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। उस ऑल्टरेशन का सेम इफेक्ट माना जाएगा जैसा कि कंपनी ने खुद ने ऑल्टरेशन यहाँ पर किया है। एम आई क्लियर? लिख दो, एक बार पढ़ लो। क्या क्लियर हो गया है? यस यस पीयूष, अगर ट्रिब्यूनल ने ऑल्टरेशन किया है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, तो आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात बोलिए, समझो मेरी बात को। तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा मानो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, मम्मी पापा ने बोल दिया कि तुम लोग अगर जब भी पढ़ोगे तो फोन हमें देकर पढ़ोगे। क्या बोला? जब भी पढ़ोगे फोन हमें देकर पढ़ोगे, राइट। अभी उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है यहाँ पर, ये जो ऑर्डर है तुम्हें मानना पड़ेगा इस तरीके से जैसे तुम्हारी खुद की इच्छा है उन्हें फोन देकर पढ़ने की। यहाँ पर आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो कभी भी। लाइक वाइज एक बार ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, कब ऑर्डर देगी? सेक्शन 242 के अंदर वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है तब। जब भी ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर से मेमोरेंडम और आर्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में कंपनी फिर से उस चीज को हटा नहीं सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। इसका सेम इफेक्ट माना जाएगा जैसे कि ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को कंपनी ने खुद ने ऑल्टर किया। हम क्या मानेंगे? जैसे कि कंपनी ने खुद ने ही ऑल्टर किया है। अभी क्लियर है? अच्छा, एक और चीज है, वो भी नोट डाउन कर लो। हमने एक ऑर्डर और देखा था ट्रिब्यूनल का, विच इज टर्मिनेशन, या फिर हम लोग क्या कर लेते, रिमूव कर देते, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन, हम या तो टर्मिनेट कर रहे थे या फिर हम मॉडिफाई कर रहे थे अग्रीमेंट को, एमडी का, मैनेजर का, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? एक कॉन्सिक्वेंस तो हमने देख लिया है, यहाँ पर उस पर्सन को कोई भी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा, है ना दीदी? उन्हें कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा उनके ऑफिस का। सो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। नो कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, आपको निकाला गया है उसके लिए कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। आपकी गलती थी इसलिए आपको रिमूव किया गया, इसलिए आपको टर्मिनेट किया गया, इसलिए कंपनी आपको कोई भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। सो देर विल बी नो कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। पढ़ा था ये चीज़ हमने। अच्छा, हम उसे टर्मिनेट कर रहे हैं या उसका अग्रीमेंट मॉडिफाई कर रहे हैं, अभी इस केस में वो फिर से अपॉइंट नहीं हो सकता है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। सो 5 साल के लिए आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। एमडी, मैनेजर या डायरेक्टर
कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 years के लिए आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो, राइट? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है उस पर्सन को बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 year. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस पर्सन को अपॉइंट कर सकती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years. एक बार नोट कर लो इसे, मैं समझाऊंगी. खुशी अभी तक तो समझाया ही नहीं है बेटा. हाँ जी. अब मैं एक बार समझा देती, क्योंकि समझाऊंगी तो मैं अब, राइट. मैंने बोला है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करती थी. हमने सेक्शन 242 पढ़ा. एक बार देखो मेरे साथ, हमने सेक्शन 242 पढ़ा. वहां पर वी हैव सीन पावर ऑफ ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो ये कर सकती है. जिसमें से एक था, आप अग्रीमेंट मॉडिफाई कर सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर का, मैनेजर का, डायरेक्टर का. साथ ही साथ ट्रिब्यूनल इन लोगों को रिमूव भी कर सकता है, राइट. अगर ट्रिब्यूनल इन्हें रिमूव करता है या इनका अग्रीमेंट को मॉडिफाई करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है. वो अभी हम टॉपिक पर जा रहे हैं. सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस है, उन्हें कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. मैम कॉम्पनसेशन क्या होता है? तो प्रॉपर आपको जनरल लैंग्वेज में समझाया जाए, जैसे हिंदी में बोला जाता है मुआवजा. अभी समझो, तुम्हारा घर था, ठीक है. जिस जगह तुम्हारा घर था ना, उधर क्या हो गया, गवर्नमेंट को रोड बनाना है. तो गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, इधर रोड बनेगी. तो जो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन बोलते हैं. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये ऑर्डर्स ट्रिब्यूनल क्यों पास कर रही है? क्योंकि आपकी कंपनी में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है. बिकॉज आपकी कंपनी में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इसीलिए ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर्स पास कर रही है. जिसमें से एक ऑर्डर है कि मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को रिमूव कर देंगे और उनके अग्रीमेंट को मॉडिफाई कर देंगे. अगर उसे रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब अभी ऑफिस खाली हो गया, मान लो उसका 5 साल का टेन्योर था, 2 साल में पता चलता है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा. और इसीलिए बोला गया है, रिमूव कर दिया, ऑफिस खत्म हो गया, ऑफिस से आपको जाना पड़ रहा है, उसके लिए लॉस हुआ है, उस टर्म को बोलते लॉस ऑफ ऑफिस. और आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा लॉस ऑफ ऑफिस का. ये पहला पॉइंट है. अभी क्लियर होगा कि आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलने वाला है लॉस ऑफ ऑफिस का. नेक्स्ट है आपका, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर जिसे रिमूव किया गया है, जिसका अग्रीमेंट मॉडिफाई किया गया, उसे अब 5 साल के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो. फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years अब वो पर्सन अपॉइंट नहीं होगा. अच्छा, अगर कोई फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में आप फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं हो, नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, तो उसे भी रिमूव कर दिया जाता है. 5 years के लिए रिमूव कर दिया जाएगा. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे फिर से अपॉइंट कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, अगर उसे ऐसा लगता है तो. अभी दिमाग में गया? ठीक है, समझाना तो अभी स्टार्ट किया था हमने. इज इट क्लियर? सी मनीष कुमार खुशवा, ठीक है बेटा. लाइव चैट में ना बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, राइट. तो सबसे पहली बात है, लाइव चैट में जब इतने सारे मैसेजेस होंगे और वो मैसेजेस आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, सो समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक एक बच्चे का यहाँ पर चैट देख पाए. इसलिए मैं सभी बच्चे को बोलती हूँ टू राइट योर डाउट इन द डाउट सेक्शन, सो दैट वो टाइमली आंसर हो जाए. एंड कभी कभी अगर कोई टॉपिक चल रहा होगा और अगर इन बिटवीन द टॉपिक आप बच्चे लोग डाउट्स पूछोगे, तो हो सकता है एक बार टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, एक बार हमारा फ्लो कंप्लीट होने के बाद, आई विल आंसर दैट.
ठीक है, सो यू गाइज हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सेकेंडली, इफ एट एनी टाइम यू फील लाइक कि स्पीड फास्ट हो रही है, देन प्लीज मुझे बोलो, मुझे बताओ, सो दैट मैं अपनी स्पीड को स्लो डाउन यहाँ पर कर दूंगी. आई हैव आस्क्ड बिफोर ऑल्सो इन दिस क्लास, जहाँ पर आप सभी बच्चों ने बोला दैट द स्पीड इज परफेक्ट. तो जैसा मेजॉरिटी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम स्पीड परफेक्ट है, तो हम उसी चीज से जाएंगे, राइट. अच्छा, सेकंड पॉइंट सिंपल सा बोलता है बेटा, एक बार आपको टर्मिनेट कर दिया, एक बार आपको निकाल दिया, ठीक है, एक बार आपको निकाल दिया गया है, इन केस आप 5 साल के लिए फिर से अपॉइंट नहीं किए जाओगे, उस 5 साल में उस पर्सन को हम अपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी फितरत तो नहीं बदलेगी. आपने यहाँ पर मिसमैनेजमेंट किया, आपने गलत काम किया है, आपको निकाल दिया गया है, सो अब आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. दिस इज द चार्ट जिससे आप पढ़ सकते हो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज. ओके हरमन, नोटेड, बताते हैं आपको. ओके विशेष, मैं पूरे पॉइंट्स बता देती हूँ एडवांटेजेस के. नॉट नेसेसरी बर्नार्ड, वो जरूरी नहीं होता, दोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है, स्पीड मैम परफेक्ट है, इससे लो हुई तो हम सब सो जाएंगे. ओके ओके गरिमा, यस यस द स्पीड इज परफेक्ट. ओके यस पीयूष, 5 years के बाद आप अपॉइंट कर सकते हो, पर 5 साल के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो. अच्छा, अब जिन भी बच्चों को डाउट है एडवांटेजेस में, सो हम एक बार एडवांटेजेस देख लेते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के. बिफोर दैट, फॉस वर्सेस हर बॉटल क्या बोलता है, सिंपल सा बोलता है फॉस वर्सेस हर बॉटल वाला केस, कि अगर मेजॉरिटी ने कोई भी डिसीजन लिया है तो वहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा. इट इज द रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, विल द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इफ द डिसीजन इज टेकन बाय मेजॉरिटी. सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है. सेकेंडली, अगर कुछ गलत हो भी रहा है, देन कंपनी इज द राइट पर्सन कि वो एक्शन लेगी. कंपनी इज द राइट पर्सन जो एक्शन लेगी, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है. अच्छा, एनीवन जिन्हें डाउट है प्लीज एक बार इधर देख लो. सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी. क्या एडवांटेज है, बिकॉज हमने देखा कंपनी इज द राइट पर्सन जो कि केस फाइल करती है यहाँ पर, तो उसे एक रिकॉग्निशन मिलेगी कि हम एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है. एज वी नो कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड, तो यहाँ पर जब कंपनी खुद केस फाइल करती है तो उसे रिकॉग्निशन मिलती है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी की. ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ. दूसरा बोलता है आपको मेजॉरिटी की राइट को प्रिजर्व करना है. मेजॉरिटी की राइट क्या है, जो भी डिसीजंस लिए हैं मेजॉरिटी ने, द कंपनी विल प्रोसीड फर्दर. तो ये जो राइट है मेजॉरिटी का, आपको उसे प्रिजर्व करके रखना है. ये दूसरा एडवांटेज हो गया. The third one is multiplicity of futile suits avoided. तो समझो यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, राइट. अब वो एक एक माइनॉरिटी जा जाके क्या करेगा, जा जाके केस फाइल करेगा, जबकि हमने पहले ही उन्हें समझा दिया कि मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी रूल में जो भी डिसीजंस मेजॉरिटी के थ्रू लिया गया है वो फाइनल होगा. अब माइनॉरिटी उसमें कुछ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो ऑपरेसिव एक्ट हो. अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ भी माइनॉरिटी नहीं कर सकते. हमने पहले ही बता दिया मेजॉरिटी ने जो भी डिसीजंस लिया है इट विल बी अप्रूव्ड. तो अब जो केसेस फाइल करते हैं माइनॉरिटी वो अवॉइड हो चुके हैं. सो थर्ड पॉइंट सेज द मल्टीपल सूट्स ऑफ द माइनॉरिटी आर अवॉइडेड. अब वो केस फाइल नहीं करेंगे. ठीक है. द लास्ट वन इज लिटिगेशन एट द सूट ऑफ माइनॉरिटी फ्यूटाइल है इफ मेजॉरिटी डज नॉट विश इट. अभी समझो मेजॉरिटी ने कोई काम किया जो कि सही नहीं था. ठीक है, मेजॉरिटी ने कोई काम किया विच वॉज नॉट राइट, हालांकि बाद में उन्होंने रेटिफाई कर दिया. ठीक है,
इस केस में माइनॉरिटी गए केस करने, पर मेजोरिटी ने तो उसे रेटिफाई कर दिया ना। रेटिफाई मीन्स अप्रूव कर दिया, रेटिफाई मतलब क्या, अप्रूव कर दिया है, बाद में सही कर दिया है उस गलत काम को। तो अब माइनॉरिटी केस फाइल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस मेजोरिटी की इच्छा ना हो। तो ये एक और एडवांटेज हो जो मेजोरिटी को मिलता है, दैट लिटिगेशन करना एट द सूट ऑफ माइनॉरिटी वो फ्यूटाइल रहेगा अगर मेजोरिटी नहीं चाहते हैं तो। एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? अभी डन हो गया है, सारे एडवांटेजेस चले गए दिमाग में। बता दो जरा। लीगल एक्शन होता है अर्शी, लिटिगेशन मीन्स टू टेक लीगल एक्शन। लीगल एक्शन लेना। एक बार रिवाइज करोगे ना बेटा तो क्लियर होगा। आपको लगता है कि मैम एक ही बार में पढ़कर समझ आ जाए, सो इफ एट ऑल अगर कोई टॉपिक इजी होता है या मॉडरेट होता है तो हमारे दिमाग में एक ही बार में चला जाता है। कभी कभी कुछ टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसके लिए 1 से 2 बार रीडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ला सकते हैं, लेकिन द मोर यू विल रीड आपको और दिमाग में बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट एज अ स्टूडेंट। हो सकता है कभी कभी आप परेशान हो जाओ, लेकिन एक बार रीड करके तो देखो, पहले एफर्ट्स तो लो और उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। अभी तक भी सब हुआ ही है ना, हमने 10 चैप्टर्स कर लिए हैं कंपनी लॉ में। सो अभी तक सब कुछ फाइन चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई कॉम्प्लेक्स चैप्टर आया ही नहीं है। अभी तक आया है पर आप लोगों ने किया है। ठीक है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हम यहाँ तक आए हैं, हमने इतना किया है। कभी कोई टॉपिक है उसे तो और कर लेंगे। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। नहीं नहीं हरमन, दूसरी कंपनी में भी अपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 years के लिए आप किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो पाओगी। ठीक है बेटा। तो फाइनली आई वुड से दैट दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो चुका है। एक बच्चे का डाउट था कि मैम क्वेश्चन कैसा आया, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ विच इज हमारा December 24 का क्वेश्चन। जो सेम क्वेश्चन आया था सेक्शन 233 का। आंसर क्या लिखना है चांदनी, आई थिंक आपने पूछा था आंसर क्या लिखना है, तो ये सेम क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में भी आया है। अगर आप गाइडलाइन आंसर्स सर्च करोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा क्या आंसर लिखना है। डीपीपी में तो प्रॉपर आंसर दे रखा है कि कैसे आंसर लिखना है। साथ ही साथ जो मैंने आपको केस लॉ पढ़ाया है, उस केस लॉ में मैंने आपको बोला था दैट आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने रहेंगे कि एनसीएलटी ये 4 पॉइंट कंसिडर करेगा जो केस लॉ में दिख रखे हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं लास्ट क्लास में। बस वही चीज़ आपको लिखना है और बोलना है बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स की राइट्स पर कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज वाई आप बिना मीटिंग के एक होल्डिंग कंपनी और एक होली ओन्ड सब्सिडरी को मर्ज कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो एक बार December 24 का आप क्वेश्चन देख लेना, उसके आंसर्स फैब में आते हैं। आप क्वेश्चन देख लोगे और आपको समझ आ जाएगा किस तरह से पूछा जाता है। थैंक यू सो मच हरमन, ज्योति, प्रियांशी। ठीक है, सो शेल वी डू आर तूफानी सा रिविजन, एक बार रिवाइज कर दें। आर वी ऑल रेडी? रेडी हो, तैयार हो? तैयार हो? थैंक यू सो मच अर्शी गुप्ता, थैंक यू सो मच गाइस।
थैंक यू सो मच साहिल, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो लेट अस डू द तूफानी सा रिवीजन। क्वेश्चन क्या था, एक बार डीपीपी देखो पीयूष आनंद, पता चल जाएगा। चलो, वी हैव स्टार्टेड तूफानी रिवीजन, सेक्शन नंबर 236 से स्टार्ट किया, दैट इज परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी 90% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं, ठीक है, तो उस केस में आप माइनॉरिटी के शेयर्स को ऑफर कर सकते हो खरीदने का। उनका पेमेंट करना पड़ेगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रखो और आपको पेमेंट करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर अंदर। सेक्शन 237 देखा हमने, 237 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मर्ज इन पब्लिक इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कंपनीज को ड्राफ्ट स्कीम भेजेगा, अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो 2 महीने में बताओ, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा। जो अग्रीव्ड पार्टी है वो यहाँ पर अपील कर सकती है एनसीएलटी को, एनसीएलटी का फाइनल जो भी ऑर्डर होगा इट विल बी फाइनल, और उस ऑर्डर की कॉपी ले डाउन करो बिफोर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सेक्शन 238 क्या बोलता है, ऑफर ऑफ स्कीम को रजिस्टर कराओ। तो ये ट्रांसफरी कंपनी अपने ऑफर ऑफ स्कीम को रजिस्टर कराएगी आरओसी के पास, आरओसी रजिस्टर करेगा, देन इस ऑफर ऑफ स्कीम को आप ट्रांसफरर कंपनी को दे दोगे। सेक्शन 239 बोलता है प्रिजर्वेशन एंड बुक्स एंड पेपर्स, जो कंपनी अमलगमेट हो रही है उसके बुक्स एंड पेपर्स को आपको प्रिजर्व करके रखने हैं, आप उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कब देगा, वो एग्जामिन करने के लिए किसी पर्सन को भेजेगा एंड आफ्टर दैट सीजी विल गिव यू अप्रूवल। सेक्शन 240 देखा, ये जो ऑफिसर्स इनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अगर कोई ऑफिसर्स ने ऑफेंस किया है, द ऑफेंसेस आर कमिटेड बिफोर प्रायर और बिफोर मर्जर और अमलगमेशन, इट विल कंटिन्यू आफ्टर मर्जर और अमलगमेशन, और उन्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी। दे वुड बी लाइबल फॉर द ऑफेंसेस दे हैव कमिटेड प्रायर टू मर्जर और अमलगमेशन, उसके लिए वो लाइबल रहेंगे। और इसी तरह से हमने सेक्शन नंबर 240 तक कंप्लीट कर दिया था। आफ्टरवर्ड्स हम गए ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पे। अगर मेंबर्स को लगता है हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, देन दे विल सेंड एन अपील टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन आता है कि कितने लोग अपील भेज सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 केसेस देखे थे। सबसे पहले था कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, एकदम सॉर्टेड है, जितने मेंबर्स है उसका 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स भेजेंगे, ओके, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल इन वैल्यू विच एवर इज लोअर। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर अपील कर सकता है एनसीएलटी को, अगर उसे लगता है कंपनी के अफेयर्स प्रेजुडिशियल है टू द कंपनीज इंटरेस्ट, मेंबर्स इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी के जो अफेयर्स है उसमें जो पर्सन कंसर्न्ड इन मैनेजमेंट है वो खुद ही गिल्टी है, तो वो अपील कर सकता है यहाँ पर। ओके, एनसीएलटी ऑर्डर देगा, एनसीएलटी के पास पावर है ऑर्डर करने की। इफ यू थिंक्स कि वाइंडिंग अप जस्टिफाइड नहीं है, कंपनी को बंद करना सही नहीं है, तो कुछ ऑर्डर्स देगा, जिसमें से पहला ऑर्डर था रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करेगा। मॉडिफाई कर सकता है अग्रीमेंट, वो एमडी मैनेजर का, टर्मिनेट करेगा उनको, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है उन लोगों पे, शेयर्स परचेज कर सकता है दूसरे मेंबर्स के, कोई फ्रॉड्यूलेंट प्रेफरेंस हुआ पिछले 3 महीने में तो उसे वो वापस से ले लेगा, सेटल कर सकता है किसी भी चीज को, अनड्यू गेन हुआ है उसे रिकवर कर सकता है। ये सारी पावर्स आपके ट्रिब्यूनल के पास थी। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा फॉस वर्सेस हार्बॉटल, जो क्या बोलता है दैट अगर मेजॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है, इन दैट केस मेजॉरिटी का डिसीजन फाइनल होगा एंड द कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। हालांकि कुछ एडवांटेजेस थे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के। सबसे पहला, कंपनी को रिकॉग्निशन मिला सेपरेट एंटिटी का, राइट। सेकेंडली, हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल सूट्स अवॉइडेड होंगे, कोई भी लिटिगेशन अगर करता है यहाँ पर माइनॉरिटी वो फ्यूटाइल होगा अनटिल एंड अनलेस मेजॉरिटी डज नॉट विश फॉर इट। एंड लास्टली, हमें मेजॉरिटी की राइट्स को प्रिजर्व यहाँ पर करना था। अच्छा, क्लास एक्शन सूट क्या देखा हम लोगों ने, क्लास एक्शन सूट में बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप मेंबर्स और डिपॉजिटर्स दोनों एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। डिपॉजिटर्स कब एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कितने डिपॉजिटर्स होने चाहिए, या तो 100 डिपॉजिटर्स होंगे, 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स होंगे, या फिर 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट विच एवर इज लोअर।
Talking about members, having share capital, not having share capital. Not having share capital में क्या है, 1/5 of total number of members. Sorted है यहाँ पे. Having share capital में 100 members है या फिर 5% of total number of members. अभी यहाँ पे listed और अनलिस्टेड कंपनी था. लिस्टेड कंपनी तो 2% ऑफ इशूड कैपिटल, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% ऑफ इशूड कैपिटल अगर आपके पास है. एक बार आपने क्लास एक्शन सूट कर दिया है फाइल, फिर अगर आपने सब्सिक्वेंट विड्रॉल कर दिया वो वैलिड नहीं होगा. रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स ने फाइल कर दिया तो वो वैलिड माना जाएगा. सिमिलर क्लास एक्शन सूट्स जो है उसे कंसोलिडेट कर दी जाएगी सिंगल एप्लीकेशन में. कंपनी कॉस्ट भी यहाँ पर नहीं करने वाली है. अच्छा, फिर हम लोगों ने लिखा था अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन किया है यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने, तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि कंपनी ने खुद ने किया है और कंपनी उसे चेंज नहीं कर सकती है विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल. सेकेंडली, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन के. कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा आपको. फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस नो कॉम्पनसेशन विल बी प्रोवाइडेड. सेकेंडली, ये जो पर्सन है वो अपॉइंट नहीं हो सकता है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर की तरह वो अपॉइंट नहीं होगा आपकी दूसरी कंपनी में या इस कंपनी में भी. वो पर्सन अगर फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है फॉर 5 ईयर्स से विल नॉट बी अपॉइंटेड. पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसे 5 ईयर्स से पहले अपॉइंट कर सकती है. एंड स्वाहा हुआ है हमारे चैप्टर नंबर 10 का. ठीक है, सो फाइनली इट्स द स्वाहा ऑफ चैप्टर नंबर 10. मजा आ गया, रिवाइज करके तो अच्छा लगा है हमें. यू ऑल्सो हैव टू टेक एफर्ट्स. मैं यही बोलती हूँ, बार बार बोलो, रिवाइज करो, मजा आएगा इस चीज में. बता दिया चांदनी बेटा मैंने, लिटिगेशन मतलब केस फाइल करना, कोई लीगल एक्शन लेना. स्वाहा, ज्योति, खुशी, गरिमा, जैनब, लक्ष्य, प्रियांशी, मजा आ गया. थैंक यू सो मच बर्नार्ड, ऑनर्ड एनी टाइम. सी ये सब एफर्ट्स आप लोगों के लिए अच्छा लगता है व्हेन यू रिकॉग्नाइज दीज एफर्ट्स. ठीक है, बस थोड़े से एफर्ट्स आपको अपनी एंड से लेने हैं. इसे पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है. और आग लगा दी है हमने तो रिवीजन के बाद वो आग वाले फायर वाले इमोजी पर टैप कर दिया करो सो दैट मैं समझ जाऊं कि मेरी ये नादान परिंदों ने आग यहाँ पर लगा दी है. मजा आ गया है इन्हें रिवाइज करके, बिकॉज दिस इज द वन थिंग. ये तूफानी रिविजन एक ऐसी चीज है कि बच्चों को मजा आ जाता है, ऐसा लगता है हाँ मैम आग लगा दी है. थैंक यू सो मच ज्योति, पीयूष. Thank you so much, Piyush. Thank you, Garima. Always, I will try my 101% to make your journey so beautiful that you will remember me after your exams also. Thank you, Harman. Thank you, Sahil. अभी सॉन्ग नहीं है ना. लास्ट क्लास में we will see सॉन्ग का. Thank you so much, guys. If you have any doubt तो एक बार मुझे बता दो. ठीक है, और else we will move towards your favorite slide obviously. थैंक यू अर्शी, पीयूष. ओह वाओ, ग्रेट, ग्लेड टू नो कि आग लगा दी. अच्छा लगा ये देख के. आपका एक टैप होता है बट वो एक टैप ऑन योर फायर, इट गिव्स मी अ वाइड स्माइल, इट गिव्स मी अ वाइड हैप्पीनेस कि आप लोगों ने भी मेरे साथ एफर्ट्स लिए, रिवाइज किया और आपको अच्छा लगा. सो आपके लिए तो बस वो एक टैप करना है फायर इमोजी पे, पर मुझे वो बहुत खुशी देकर जाता है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर एफर्ट्स. जाते जाते बस यही कहूँगी, खूब 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 अच्छे से पढ़ो. जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड. बाय बाय. यस खुशी.